हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ सुनील मंत्री एंड यू आर वाचिंग जागृति ऑनलाइन लर्निंग ऐप। तो बच्चों, अपने जो प्रीवियस क्लास में जो टॉपिक एटॉमिक स्ट्रक्चर 11th क्लास में जो टॉपिक कंप्लीट किया था वो था डुअल नेचर, और डी ब्रॉगली का डुअल नेचर कंप्लीट कर लिया था। अब आज जो अपन टॉपिक करेंगे, सेकंड जो टॉपिक है मैकेनिकल थ्योरी की तरफ जाते हैं। तो उससे पहले एक और टॉपिक अपन को पढ़ना पड़ता है, वो है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल अपन को क्या बताता है, क्या इसकी थ्योरी है और क्या इसके अंदर अपन को पढ़ना है, ये चीज़ अपन देखते हैं। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। देखो, हाइजेनबर्ग ने यही कहा था कि कोई इलेक्ट्रॉन अगर मूव कर रहा है, जैसे यहाँ पर न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अराउंड कौन रिवॉल्व करता है, इलेक्ट्रॉन्स। तो ये इलेक्ट्रॉन्स अगर मूव कर रहा है तो मूव करते समय इलेक्ट्रॉन का अपन मोमेंटम और एग्जैक्ट पोजीशन दोनों एक साथ में फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। ये इसका स्टेटमेंट था कि आप कोई मूविंग इलेक्ट्रॉन का एक ही टाइम पे एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम कैन नॉट बी डिटरमाइन, इसको अपन फाइंड नहीं कर सकते। तो पहले इसकी लैंग्वेज लिखते हैं ताकि ये प्रिंसिपल आया हुआ है, इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट लगा लो इसको। इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन exact position and exact momentum of मूविंग इलेक्ट्रॉन की जगह पार्टिकल भी लिख सकते हैं, पार्टिकल साइमल्टेनियसली। तो कोई भी जो मूविंग पार्टिकल है वो किसके अंदर रिवॉल्व कर रहा है, मान लो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, उसका एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम अपन कैन नॉट बी डिटरमाइन। साइमल्टेनियसली का मतलब है एक साथ में अपन दोनों वैल्यू कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है। तो ये वापस अपन समझाते हैं इसको। देखो, अगर मैं मान लो न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व कर रहा हूँ तो इलेक्ट्रॉन इतनी स्पीड से दौड़ता है कि अपन तो देख ही नहीं सकते, इलेक्ट्रॉन की स्पीड बहुत तेज़ होती है। तो यहाँ अगर मैं मान लो इलेक्ट्रॉन की अगर पोजीशन पता करने जाऊँ, एक्स पता करने जाऊँ, तब तक तो ये अपना पोजीशन चेंज करके क्या कर लेगा, मोमेंट कर जाएगा। इसका मतलब ये मूव करता रहता है। एग्जैक्ट पोजीशन पता करने जाएंगे तब तक मोमेंटम चेंज हो जाएगा। अब मान लो आपने मोमेंटम पता करने गए, तब ये अपनी पोजीशन चेंज कर लेगा। लेकिन दोनों को एक साथ और एक ही टाइम पे डिटरमाइन करना पॉसिबल नहीं है। और दिस प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। This principle is applicable for microscopic particles। अपन इलेक्ट्रॉन्स के लिए या फोटॉन्स के लिए, इनके लिए ये वैल्यू अपन ये थ्योरी लगाएंगे या ये प्रिंसिपल लगाएंगे। लेकिन अपन कहते हैं सन के अराउंड अर्थ रिवॉल्व कर रहा है, उस समय आप ये पता करो, तो ये उसके लिए थ्योरी काम की नहीं है। ये उसी के लिए है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जो मूव करते रहते हैं एटम्स के अंदर, जो अपन को भी नहीं दिखते हैं, मिलीग्राम में जिनकी वैल्यू होती है, ग्राम से भी कम में उनकी वैल्यू होती है, मास होता है, उनके लिए ये रूल्स जो है वो एप्लीकेबल होता है। हायर मॉलिकुलर वेट या हाई मास वाले जो पार्टिकल्स है उनके लिए ये रूल्स एप्लीकेबल नहीं होगा। तो एग्जैक्ट मोमेंटम एंड एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ मूविंग पार्टिकल कैन नॉट बी डिटरमाइन साइमल्टेनियसली। इट इज़ द स्टेट ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल।
अब ये इस स्टेट के बेस पे अपन इसका फॉर्मूला बताते हैं। फॉर्मूले के अंदर क्या आएगा, देखो ये, तो यहाँ फॉर्मूला लिख रहे हैं डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इक्वल और ग्रेटर देन एच अपॉन 4 पाई। पहले मैं बताता हूँ डेल्टा एक्स क्या है, डेल्टा पी क्या है, एच क्या है, पाई क्या है। तो डेल्टा एक्स इजिकल टू क्या हो जाएगा, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। पोजीशन की अनसर्टेनिटी को क्या लिखेंगे अपन, डेल्टा एक्स। और डेल्टा पी क्या होता है, डेल्टा पी इजिकल टू अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। अब एच क्या है, एच आपको मालूम होना चाहिए, एच वही है प्लांक कांस्टेंट, प्लांक्स कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू जो है वो फिक्स होती है। वो वैल्यू कितनी होती है आपको वापस याद दिला दूँ, 6.62 इंटू 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड, ये वैल्यू होती है। अब देखो डेल्टा एक्स है यहाँ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। पोजीशन सर्टेन नहीं है, पोजीशन कभी भी चेंज हो सकती है, इसको अपन नाम देंगे अनसर्टेनिटी। और अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम डेल्टा पी और इक्वल और ग्रेटर देन एच अपॉन 4 पाई, ये फॉर्मूला है। अब आपने पढ़ा है कि मोमेंटम इजिकल टू क्या होता है, मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी। अब आपको अगर पूछे कि डेल्टा पी की वैल्यू क्या होगी, डेल्टा पी में तो एम तो डेल्टा आएगा ही नहीं, चेंजेज किसकी आएगी, वेलोसिटी में चेंजेज। अब मास है, मार्कर का मैंने फिक्स कर दिया 10 ग्राम का है, 20 ग्राम का मान लो, 20 ग्राम से वो 50 ग्राम नहीं हो जाएगा घूमते टाइम। तो मास अगर फिक्स है तो अपन जो डेल्टा वर्ड लगाएंगे वो किसके लिए लगाएंगे, v के लिए लगाएंगे। वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी आएगी, तो यहाँ आप लिख सकते हैं वापस एक और फॉर्मूला, डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी इक्वल और ग्रेटर देन एच अपॉन 4 पाई। अब ग्रेटर देन का मतलब ये थोड़ा सा इससे ज़्यादा भी हो सकता है, इन दोनों की क्रॉस वैल्यू जो है वो इस कांस्टेंट वैल्यू से थोड़ा सा ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि अनसर्टेनिटी है, कोई सर्टेन चीज़ तो है ही नहीं। तो यहाँ अपन प्योर इक्वल नहीं लगाएंगे, थोड़ा सा अपन कह सकते हैं ये वैल्यू ज़्यादा हो सकती है कांस्टेंट वैल्यू से। तो दोनों का मोमेंटम और जो पोजीशन में अनसर्टेनिटी है वो किसके इक्वल होती है, एच अपॉन 4 पाई के इक्वल होती है। ये अपन ने इस थ्योरी के अंदर समझाना है। अब अपन इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन न्यूमेरिकल बनेगा वो सॉल्व करते हैं और समझाते हैं कि इसका आंसर कैसे आएगा। तो लेते हैं अपन न्यूमेरिकल की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन है ये आपके सामने, कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम of moving electron if uncertainty in position is 1 एंगस्ट्रॉम। ये आपको एक क्वेश्चन दे दिया है और इसको अपन सॉल्व करके बताएंगे ताकि आपको कैसे किसी का सॉल्यूशन निकालना है। देखो फॉर्मूला है अपने पास डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। जब न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन आए उसमें इक्वल ले लेना, यूँ नहीं ले लेना ग्रेटर देन। अब ग्रेटर देन में तो कैसे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे अपन, क्योंकि अपने पास एक वैल्यू दे रखी है तो दूसरी वैल्यू अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो करेंगे कैसे, ये देख रहे हैं यहाँ पे आपको पोजीशन में अनसर्टेनिटी दे दी है 1 एंगस्ट्रॉम, और मैं यहाँ बता दूँ डेल्टा एक्स की वैल्यू आपको गिवन है 1 एंगस्ट्रॉम। लेकिन ये एंगस्ट्रॉम डायरेक्ट नहीं वैल्यू पुट करनी है, आपको एंगस्ट्रॉम को मीटर में चेंज करना है। तो डेल्टा एक्स इजिकल टू आपको ये लिखना है 1 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, तब ये आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। और h की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट है, कितना है अभी बताया मैंने 6.62 इंटू 10⁻⁻34 ये वैल्यू रखनी है। आपको डेल्टा p निकालना है, तो डेल्टा p इजिकल टू एच अपॉन 4 पाई इंटू डेल्टा एक्स, ये फॉर्मूला हो जाएगा। h की जो वैल्यू है वो कितनी है
6.62 इंटू 10⁻⁻34 अपॉन 4 और पाई की वैल्यू 22/7, तो 7 ऊपर लेके चले गए। अब डेल्टा एक्स की वैल्यू ये दे रखी है आपको इंटू 10⁻⁻10। अब -10 आया। अब -10 को आप ऊपर लेके जाओ। अब -10 को ऊपर लेके जाएंगे तो क्या लेके आंसर आ जाएगा, आपने इसको मल्टीप्लाई करो 6.62 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 22 और इंटू 10⁻⁻24। जब भी ये सॉल्व करेंगे पूरी वैल्यू को 2 से कट जाएगा वैसे तो, लेकिन आपको सॉल्व करना है, घर पे बैठ के कैलकुलेट करना है ये वैल्यू कितनी आएगी और आंसर बताना है यहाँ पे। अब ये जो वैल्यू आई इसका यूनिट जो हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ये मोमेंटम की यूनिट होती है किलोग्राम मीटर पर सेकंड, एम के एस की यूनिट है। तो डेल्टा पी की ये वैल्यू आएगी और ये मोमेंटम में अनसर्टेनिटी आपको फाइंड करना था। अब आपको जो एक अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ वो थोड़ा सा इससे अलग, मतलब आपको कुछ और निकालना है। तो इन क्वेश्चन कैसा आएगा ये देखते हैं अपन। कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन position if uncertainty in velocity of moving electron, velocity of moving electron is 5 इंटू 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड। ये जो मैंने वैल्यू लिखी है ये वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी है और आपको जो निकालना है किस में निकालना है, पोजीशन की अनसर्टेनिटी निकालनी है। तो अपन जो वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे, पहले तो क्या गिवन है, डेल्टा वी गिवन है यहाँ पे 5 इंटू 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड और मेरे पास एच की वैल्यू गिवन है 6.62 इंटू 10⁻⁻34। ये वैल्यू आ गई। अब अपन को जो करना है वो करना, फॉर्मूला लगाना है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एम डेल्टा वी इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। अब एम क्या है यहाँ पे, एम कौन मूव कौन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का मास लेना है, m इज इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31। ये वैल्यू आपको पुट करनी है और आंसर निकालना। देखो डेल्टा एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई एम डेल्टा वी। तो एच की वैल्यू कितनी हो गई, 6.62 इंटू 10⁻⁻34 अपॉन 4 तो है ही है, 22/7, 7 ऊपर लेके आ गए। m हो गया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻⁻31 और v वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आ गया अपने पास 5 इंटू 10⁻7, ये आ गई वैल्यू। तो जब इसको सॉल्व करेंगे अपन, सॉल्व करके देखते हैं। अब ये मैंने क्या किया है कि अलग कर दिया पावर्स को, 6.62 इंटू 7 इंटू 10⁻⁻34 अपॉन 4 इंटू 5 इंटू 22 इंटू 9.1 इंटू 10⁻31 में से 7 लेस करते हैं। अब 31 में से 7 लेस किया तो मेरे पास आंसर आ गया -24 और -24 को ऊपर लेके जाएंगे। अब यहाँ 4 5 जा 20 हो रहा है और 20 में से ये कर दो भले आप सॉल्व, 6.62 इंटू 7 अपॉन 20 इंटू 22 इंटू 9.1 इंटू 10⁻⁻10, ये आया।
बाकी सारी वैल्यू को सॉल्व करेंगे और ये जो आंसर आएगा डेल्टा एक्स की जो वैल्यू आएगी वो किस में आएगी, मीटर में आएगी। तो इस तरीके से अपन ने जो उस पर क्वेश्चन करवाया है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पे क्वेश्चन कराया है। वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी कैलकुलेट कर सकते हैं या मोमेंटम में अनसर्टेनिटी कैलकुलेट कर सकते हैं या पोजीशन में अनसर्टेनिटी कैलकुलेट कर सकते हैं बाय दिस गिवन फॉर्मूला। अब अपन आगे लेते हैं न्यू टॉपिक पे। ये टॉपिक अपना यहीं ख़त्म हो जाता है। फिर यहाँ मैकेनिकल थ्योरी जो है इसमें ये अपन थोड़ा सा इसके बारे में बता देते हैं कि इसके बाद में जो है दोनों डी ब्रॉगली की थ्योरी और हाइजेनबर्ग की थ्योरी, उसके बाद में ये अपन बता सकते हैं कि ऑर्बिटल की डेफिनेशंस क्या होती है। तो ऑर्बिटल्स क्या होता है, ये अपन कहते हैं न्यूक्लियस के अराउंड वो एरिया जहाँ पे इलेक्ट्रॉन फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, उस एरिया को अपन क्या बोलेंगे, ऑर्बिटल्स। तो एक वर्ड बता रहे हैं यहाँ पे अपन, ऑर्बिटल्स क्या होता है। तो ऑर्बिटल्स वो एरिया वहाँ जहाँ इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है, जहाँ इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है उसके साइन स्क्वायर की वैल्यू भी ज़्यादा होती है। साइन स्क्वायर द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बताता है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहाँ ज़्यादा होगी वहाँ साइन स्क्वायर की वैल्यू भी ज़्यादा होती है। ये श्रोडिंगर इक्वेशंस में अपन बता सकते हैं, इसमें बता सकते हैं। तो ऑर्बिटल्स के लिए अपन डेफिनेशंस क्या लिखेंगे, the area around the nucleus where finding of electron probability are maximum that area are known as orbitals. They are found in different shape and geometry. Shape and geometry. तो ये अपन ने ऑर्बिटल्स के बारे में बताया। ऑर्बिटल्स न्यूक्लियस के अराउंड वो पार्ट है जहाँ इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। उस पार्ट को अपन क्या नाम देते हैं, ऑर्बिटल्स। और ऑर्बिटल्स तो अपन वो भी चीज़ कह सकते हैं जहाँ ऑर्बिटल रहता, जो इलेक्ट्रॉन जहाँ रहता है उस एरिया को या उस जगह को अपन क्या नाम देते हैं, ऑर्बिटल्स। ये इसकी डेफिनेशंस, जहाँ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को अपन साइन स्क्वायर से डिनोट कर सकते हैं। दे आर फाउंड इन डिफरेंट शेप्स एंड ज्योमेट्री। ये अलग अलग शेप्स और ज्योमेट्री में हो सकते हैं। तो आज अपन इस टॉपिक को यहीं फिनिश करेंगे। कल से अपन न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इसके बाद में जो टॉपिक आने वाला है वो थोड़ा लेंथी है, तो उसको अपन को एक लंबा पीरियड के लिए रिक्वायर्ड होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा अपने क्वांटम नंबर्स ऑर्बिटल्स के बाद में, तो ऑर्बिटल्स का भी उसके अंदर बताएंगे, ऑर्बिटल्स क्या होता है, कैसे रहता है, कौन कौन से शेप्स होते हैं, शेप्स, ज्योमेट्री, एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये सारा पता करने के लिए अपन क्वांटम नंबर्स का यूज करेंगे। और वो क्वांटम नंबर अपन कल से स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में अपन इतना ही करते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास। एंड जो इस ऐप को जिसने डाउनलोड नहीं किया तो प्लीज़ ऐप को डाउनलोड कीजिए और रेगुलर क्लासेस को देखिए। अगर कोई क्लास मिस हो जाती है तो आपके उसमें अगला वाला टॉपिक समझने में दिक्कत आएगी। तो प्लीज़ रेगुलर रहिए, क्लास को अटेंड करते रहिए। थैंक यू।